कल की क्लास में मैंने आप लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बता दिया था पूरा का पूरा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, फिर दो स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन पढ़े। स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन में एक ऑस्मोसिस था और एक इम्बिबिशन था। बस यही तो पढ़ा था कल के क्लास में। प्लाज्मोलाइसिस देखा था, फ्लैसिड सेल क्या होती है, टर्जिड सेल क्या होती है, ये अलग अलग चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। अब आ जाता है हमारा इस चैप्टर का द मेन मैकेनिज्म विच इज नोन एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मैम कॉकरोच पढ़ रहे थे ये क्या आ गया? अरे कॉकरोच अनीशा कल की क्लास नहीं ली थी आपने, इवनिंग वाली? मैम हाँ ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ा रहे हो ना मैम, अभी तो कॉकरोच लिखा था ना आपने। हाँ, फिर वो मैंने सोचा कि यार जब कल वाले ही सारे बच्चे आ गए तो ट्रांसपोर्ट फिनिश कर लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चों को पेजेस वाले पूछ रहे थे मैम कितने पेज छोड़े करें, इसलिए। ओके मैम। है ना, कॉकरोच कल की क्लास में कर लेंगे ना। आज अगर ये फिनिश हो गया, कल एक कॉकरोच कर लेंगे, एंड परसों दो लेक्चर्स में कॉकरोच फिनिश हो जाएगा। दो आप दोनों बैचेस को मर्ज करके और मैम आप फ्रॉग भी कराओगे ना? कॉकरोच फ्रॉग अर्थवर्म हम तीन करेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, अब एक सिंपल सी चीज है भाई, देखो हम लोगों ने बताया था कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हम लोग डिफ्यूजन वगैरह ये सब यूज कर लेते थे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमको स्पेशल टाइप के जाइलम फ्लोएम इनका यूज करना पड़ रहा है ना। क्यों यूज करना पड़ रहा है, क्यों डिफ्यूजन के थ्रू ही हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते? बिकॉज फ्यूजन है ना, वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है। ये तो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। अब ये अगर मेरे को एक किसी सब्सटेंस को 5 माइक्रोमीटर तक ट्रांसफर करना है तो कितनी सेकंड लेगा? 2.5 सेकंड लगेगी। देखो माइक्रोमीटर में भी ट्रांसफर करने के लिए 2.5 सेकंड लगेंगी, और हमारे प्लांट तो बहुत बड़ी बड़ी हाइट के, इतनी बड़ी बड़े मीटर में होता है वो तो फिर तो घंटे लग जाएंगे, कितने आवर्स लग जाएंगे वहां पे। तब तक कहाँ प्लांट हमारा वेट करने वाला है। मैम 50 माइक्रोमीटर है। 55 है, एनसीईआरटी में चेक करो। मैम मेरी बुक में तो 50 लिखा है। 50 है, 50 50 है। है, चलो 50 कर दो इसको, तो 5 ही आता। इतना माइक्रोमीटर चाहिए, माइक्रोमीटर डिस्टेंस पे कितना चाहिए? 2.5 सेकेंड रिक्वायर्ड होती है। अब हमको क्या कराना है, अब हमको भाई जाइलम ऑफ फ्लोएम का यूज करना ही करना। तो पहला मैकेनिज्म आ जाता है हमारे पास, मास फ्लो, या फिर वी कैन कॉल इट बल्क फ्लो। फ्लो। मास फ्लो और बल्क फ्लो, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। इट डिपेंड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, किस वर्क करेगा? प्रेशर ग्रेडियंट पे ये वर्क करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट। अब दो टाइप के प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट होंगे, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कैसे होगा। एक तो होगा आपका रूट प्रेशर के थ्रू, ये मैकेनिज्म अभी लिख लो, फिर पूरा मैकेनिज्म करा के समझाओगे। एक होगा आपका ट्रांसपायरेशन। रूट प्रेशर जो होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये हमारे पास है नेगेटिव स्टेटिक प्रेशर। ये लिखो, फिर आगे डायग्राम बनाएंगे। डन मैम। हेडिंग लिखो, हाउ डू प्लांट्स, या फिर प्लांट्स के अंदर स्पेसिफाई कर दो, डायरेक्ट रूट्स लिख दो। रूट्स कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एग्जैक्टली आज हम लोगों को समझ में आएगा कि वो वाटर कैसे एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हमने बना दी रूट, ठीक है। रूट के पास रूट हेयर्स होता है, ये हमने बना दिए रूट हेयर्स। एनाटॉमी वाला चैप्टर याद है? ड्रॉपर वाले बच्चों को एनाटॉमी में पढ़ा रही हूँ, लेकिन पहले भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इससे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब कराना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आप आए और आपने
वाटरिंग किया, ऐसे ही तो होता है ना, वाटर करने वाला ये जब डाल रहे हो, ठीक है। तो सॉइल के अंदर वाटर क्या हो गया, ज्यादा, है ना, और यहाँ पे water कम। सॉइल के अंदर वाटर ज्यादा हो गया क्योंकि हमने वाटर डाला, और रूट्स के अंदर वाटर कम है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो की साइड मूव कर जाएगा वाटर, यस मैम। नहीं करेगा, नहीं करेगा डायरेक्टली। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, रूट्स के अंदर वाटर की और ज्यादा, वहां पे और ज्यादा एक ग्रेडियंट डेवलप कराना पड़ेगा, ग्रेडियंट। अब उसके लिए क्या, ये मेरे पास सॉइल है, तो हमें पता है कि भाई सॉइल का काम सिर्फ और सिर्फ वाटर देना थोड़े, मिनरल्स भी तो देते हैं ना। हम हमेशा क्यों बात करते हैं कि जो जाइलम है वो किस किस का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, मिनरल्स, हमेशा एक साथ पड़ता है ना, वाटर एंड मिनरल। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या करता है ना, ये सॉइल से रूट पहले वाटर नहीं एब्जॉर्ब करेंगी, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल्स। अब आप खुद देखो, मिनरल्स और लाइक सॉल्ट्स, सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई ना रूट्स के अंदर। यस मैम। तो इसका वाटर पोटेंशियल, रूट का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज। वेरी गुड, रूट का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, और सॉइल का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया मैम। इंक्रीज है, क्योंकि वहां से सॉल्ट कम हुए, और हमें पता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल वाटर मूव करता है। तो हमने पहले ग्रेडियंट डेवलप कराया, मिनरल्स एब्जॉर्ब करा के, और फिर उसके बाद वाटर खुद से ट्रांसपोर्ट होगा, चला जाएगा। तो ये तो मैकेनिज्म था कि रूट हेयर्स कैसे वाटर को लेंगी, तो रूट हेयर्स ने वाटर को कैप्चर कर लिया, अपने अंदर भर लिया है। अब उस वाटर को रूट हेयर्स से जाइलम तक कैसे लेके जाएंगे। आप लोगों को एक चीज याद होगी एनाटॉमी में, कि एनाटॉमी ऐसे होती थी ना कि भाई बाहर एपिडर्मिस पे ऐसे रूट हेयर्स, ठीक है, ये हमारे पास, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही, ये मेरे पास एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की ऐसे बैरल शेप होती थी ना, ये एंडोडर्मिस, ठीक है। फिर एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ जाइलम जाइलम। एंड फ्लोएम। अब एक चीज हमने पढ़ा था जब एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ा था, कि भाई जो ये एंडोडर्मिस होती है, अब एक चलो उसको छोड़ो, ये बात करो, यहाँ पे मेरे पास वाटर है, अभी रूट हेयर्स के अंदर वाटर भर गया, अब मेरे को रूट हेयर्स से वाटर ले जाके कहाँ तक लेके आना है, जाइलम तक लेके आना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो जाइलम करेगा ना। रूट हेयर से जाइलम तक वाटर कैसे आएगा, उस मैकेनिज्म को हमें समझना है। हमने पहले आई गेस पहले तो हाँ ये पढ़ा नहीं होगा, अभी पढ़ोगे, देखो इतना लिख लिया ना, वैसे तो ज्यादा लिखने वाला पार्ट था नहीं। स्लाइड चेंज कर लूं या फिर यही बता देती हूँ, चलो। मैम मुझे पूछना है, मैम जो रूट्स में होता है मैम उसमें मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मैम, तो ये क्या। रूट्स के अंदर मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करती है वो, रूट्स के अंदर नेचुरली नहीं होता, और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एटीपी चाहिए इसमें एब्जॉर्प्शन में। यस मैम, मतलब मैम एक्टिव है तो मैम इसमें कंसंट्रेशन का झमेला नहीं है। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन तो हमें बनवाना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। ये जो मिनरल्स है ना, इन मिनरल्स का थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता है यहाँ पे, वाटर को मूव कराने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनवा रहे हैं। मिनरल्स अगर सॉइल के अंदर कम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सॉइल के अंदर इतने ज्यादा अमाउंट में तो नहीं होंगे मिनरल्स, कम भी है, तब भी वो एब्जॉर्ब करेंगी ही करेंगी, और एक बार रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, उनका वाटर पोटेंशियल डाउन हो गया, और फिर वाटर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमें पहले क्या कराना पड़ेगा, एनर्जी दे के मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराना पड़ेगा, फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन खुद से हो जाएगा। ओके मैम। तो सबसे पहले वाटर को किसने एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर्स ने। इस प्रोसेस को बोल सकते हैं कि भाई ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किया इन्होंने।
फिर रूट हेयर से वाटर निकल के कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाएगा। एनाटॉमी में पढ़ा था, कॉर्टेक्स वाली जो सेल्स होती हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता था, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। Yes, ma'am. वाटर सेल्स को क्रॉस नहीं करेगा, वाटर इस इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होता होता यहाँ से इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होता होता एंडोडर्मिस तक आ जाएगा। लेकिन अब एंडोडर्मिस की जो सेल्स थी वो बैरल शेप थी, उनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और इसके साथ साथ उनके पास एक कैस्पेरियन स्ट्रिप भी प्रेजेंट थी। एनाटॉमी चैप्टर में अगर याद हो किसी को, दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ Suberin. किसका डिपोजिशन होता था यहाँ पे, डिपोजिशन ऑफ Suberin. सुबेरिन। सुबेरिन का डिपोजिशन होता था। अब ये सुबेरिन जो होता है ना, दिस इज वाटर इम्पर्मिएबल, ये वाटर इम्पर्मिएबल है। अब भाई ये तो हमारी वाटर को अंदर जाने ही नहीं देगा वॉल्स के थ्रू। अब हमारे वाटर को क्या करना पड़ेगा, एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर एंटर होना पड़ेगा। अब तक इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू आ रहा था, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू कोई सेल के अंदर एंट्री नहीं ले रहा था, साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं कर रहा था। लेकिन एंडोडर्मिस पे आया, वहां पे बैरियर मिला, किसका, कैस्पेरियन स्ट्रिप का। किससे बनी होती है, डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन से, जो कि वाटर इम्पर्मिएबल है, वाटर को अंदर से जाने नहीं देगा, इसलिए ना चाहते हुए भी वाटर को एंडोडर्मिस की सेल के अंदर एंटर होना पड़ेगा। तो कॉर्टेक्स के बाद कहां से गया वाटर, एंडोडर्मिस, और फिर एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल। यही मूवमेंट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, Yes, ma'am. इसको और अच्छे से लिख लें एक बार। सबसे पहले किसके पास गया, Root hairs. जल्दी जल्दी, रूट हेयर से Cortex. कॉर्टेक्स से Endodermis. एंडोडर्मिस से Pericycle. देन पेरिसाइकिल से Xylem. जाइलम तक जाएगा, और जाइलम इसको कहाँ लेके जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, रूट, वाटर से रूट हेयर्स तक कैसे गया, Osmosis. कॉर्टेक्स तक कैसे गया, सिंपली ट्रांसफर होके गया। एंडोडर्मिस, रूट से एंडोडर्मिस जाएगा किसके थ्रू, एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे वो पाथवे होता है जिसमें वाटर कहाँ से मूव करता है, ओनली थ्रू सेल वॉल, या तो सिर्फ सेल वॉल के थ्रू जाता है या फिर इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू। या तो सेल वॉल के थ्रू या इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू, सेल के अंदर एंट्री नहीं लेगा। लेकिन अब एंडोडर्मिस में आ गया क्या, सुबेरिन का डिपोजिशन। अब ये क्या करेगा, सिम्प्लास्ट पाथवे करेगा, और सिम्प्लास्ट पाथवे में किसके थ्रू मूव करता है, साइटोप्लाज्म। बाय साइटोप्लाज्म। आया समझ में। और पेरिसाइकिल से जाइलम तक अगेन एपोप्लास्ट है। अब एक चीज याद रखनी है आप लोगों को कि भाई एपोप्लास्ट पाथवे होता है ना, वो एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर डेड स्पेस से मूव करने का ट्राई करता है, लिविंग स्पेस में एंटर नहीं करता, ठीक है। और सिम्प्लास्ट में वो हमेशा लिविंग मटेरियल के थ्रू ट्रांसफर होने के ट्राई करता है। क्यों, अब एक सिंपल चीज आती है कि भाई वाटर जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे कर रहा है, क्या इससे मेरे पास कोई बेनिफिट है, कोई बेनिफिट है बेनिफिट। क्या बेनिफिट है मेरे पास, बेनिफिट ये है कि भाई अब तक तो वाटर के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल कुछ भी चीज थी सब एंट्री ले गया था,
रूट हेयर्स ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, सब कॉर्टेक्स के थ्रू होता होता एंडोडर्मिस तक आ गया। कोई बैरियर नहीं था ना बीच में कि भाई तेरे को अंदर जाना है, तेरे को नहीं जाना है। वाटर के साथ कोई भी, लेकिन जब वो साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होगी, तो साइटोप्लाज्म सारी चीजों को अलाउ नहीं करेगा आने के लिए अपने अंदर से। सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट के लिए सफिशिएंट है, जो प्लांट के लिए एसेंशियल है, सिर्फ और सिर्फ उसी सब्सटेंस को ट्रांसफर करेगा। तो इसलिए सिम्प्लेस्ट पाथवे जरूरी है, क्योंकि वाटर के अंदर एक बैरियर प्रोवाइड कराता है कि सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सब्सटेंस ही जाइलम तक ट्रांसपोर्ट हो और जाइलम उसको बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करे आगे, कोई अनवांटेड सब्सटेंस ना ट्रांसफर हो जाए वहां पे। क्लियर हो रहा है सबको? लक्ष्य है सोचने वाले मैंने ये बोला भाई जो सिम्प्लास्ट पाथवे क्यों जरूरी है। सिम्प्लास्ट पाथवे क्योंकि एक बैरियर बनाता है। एपोप्लास्ट में तो कोई भी सब्सटेंस था, वाटर के साथ कुछ भी टॉक्सिन मटेरियल कुछ भी चीज थी, सब आ जा रही थी, क्योंकि डेड स्पेस के थ्रू एंटर हो रहा था वाटर। लेकिन अब लिविंग स्पेस के थ्रू एंटर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू एंटर हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म सारी चीजों को अलाउ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगा आने के लिए। और हम सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही तो चाहते हैं प्लांट तक जाएं। नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस क्यों हम जाइलम को दे? जाइलम नहीं देखेगा कि अच्छा सब्सटेंस है या बुरा है, वो डायरेक्टली ले जाके पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास सिम्प्लेस्ट पाथवे जरूरी है, बिकॉज ये क्या कराता है, इट प्रोवाइड बैरियर, ये एक बैरियर बना के रखता है। और फिर आगे हम दो लोगों ने पेरिसाइकिल से जाइलम तक एपोप्लास्ट के थ्रू ही क्यों कराया? क्योंकि जाइलम इज अ मोस्टली डेड टिश्यू, और एपोप्लास्ट पाथवे तो है ना जो कि डेड स्पेस से एंटर, डेड स्पेस के थ्रू जाना की कोशिश करता है वाटर, एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करना चाहता है। तो जाइलम डेड है, इसलिए वहां तक एपोप्लास्ट के थ्रू जाएगा। आगे समझ? एवरीवन रेस करके बताना, एक बार अटेंडेंस देना, कितने बच्चे हैं अभी क्लास में? थर्टी सिक्स बच्चे एक्टिव हैं आउट ऑफ 56। 37 हो गए, बाकी के बच्चे 40 हो गए। बाकी के 14 बच्चे सो रहे हैं क्लास में। सो ही रहे हैं, एक बच्चा जागा, 42 हो गए। चलो हैंड रेस तो बच्चे कर ही सकते हैं ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हम लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, तो बोल नहीं सकते, बट हैंड रेस तो लाइब्रेरी में भी कर सकते हो। 44 हो गए, 45, 46। हैंड रेस करना मतलब सोच रहे हैं कहाँ से हैंड रेस होता है धीरे धीरे। चलो फिर इतना समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिया, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या? आपने 7 बच्चों को उठा दिया। वही ना भाई, थोड़ा सा तो पिनअप करते रहना पड़ता है, ये तो क्या पता सो जाए पढ़ते पढ़ते। एसेंट ऑफ सेप लिखो। एसेंट ऑफ सेप में हमारे पास पहली थ्योरी आती है। एसेंट का मतलब समझते हो अनीशा? नो मैम। ट्रांसफर करना किसी चीज को। सेप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स। अब हमने रूट्स के अंदर मिनरल्स भी तो एब्जॉर्ब कराए, अब वाटर और मिनरल दोनों चीजों को हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी आगे जाके। श्रेया हैंड रेस कर रही है फिर से, योगेश्वरी फिर से हैंड रेस कर रही है, किस लिए भाई ये पता है एसेंट? देखो अब रूट प्रेशर थ्योरी जो होती है बच्चों, ये एक ऐसे समझ लो, इसको ऐसे लिखना, जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म समझाया ना, ये वाला तो समझ में आया कि कैसे पहले हम मिनरल्स एब्जॉर्ब करा के वाटर पोटेंशियल को कम करते हैं रूट्स का, फिर वाटर खुद से मूव करने लग जाता है। तो हमने यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन कराया, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस, कैसा एब्जॉर्प्शन था वो? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव।
एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब हमने यहाँ पे टीपी यूज किया होगा, Yes, ma'am. ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमने मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराया, वो रूट्स के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो गए। हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल था रूट का वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल का हाई हो गया। ये इक्वेशन अगर ऐसे इसको एरो को ये उल्टा बना के दे दे, इक्वल्स टू करके दे दे, पहचान दोगे रूट प्रेशर थ्योरी का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लो, बिकॉज सारा मैकेनिज्म तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ पूरा, वो रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर ही आता है जो अभी समझा है। पॉइंट ये लिखो कि भाई जो रूट प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है आपका मैक्सिमम होता है इन मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। लेट इवनिंग और मॉर्निंग के टाइम पे रूट प्रेशर मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ड्यू टू लो ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन पुल जो होता है उस टाइम पे वो लो रहता है। ट्रांसपायरेशन समझते हो क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नॉन एज ट्रांसपायरेशन। लिखवा दो इस डेफिनेशन को भी, Yes. No, ma'am. लिख लो। 11th वाले बच्चे भी है ना, के लिए लिख, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ट्रांसपायरेशन, जैसे सुबह के टाइम पे आप लोग पार्क वगैरह में घूमने जाते होंगे तो वहां की ग्रास के ऊपर वाटर ड्रॉप 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 दिखती है, Yes, ma'am. वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होती है वो, लेकिन वो कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स में बन जाती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो वाटर को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। दिस प्रोसेस इज नॉन एज, एक प्रोसेस में वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, दिस प्रोसेस नॉन एज गटेशन। लिखो इसकी भी definition। गटेशन क्या होता है? गटेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। सबसे ज्यादा ड्रॉपलेट जब आप उस पे घास पे चलते हैं तो किसके ऊपर मिलती है? लीव्स के मार्जिन पॉइंट पे ना। Yes. तो लॉस ऑफ वाटर कहाँ से होता है? फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव्स, इसके मार्जिन, मार्जिन समझते हो, टिप वाला पॉइंट। Yes, ma'am. जो इसका हमारा, reason क्या है? देखो उसका रीजन भी वही है, रूट प्रेशर वाला। अब ये रूट प्रेशर में होता कैसे है वो अभी आगे समझ में आएगा कि वाटर ऊपर ट्रांसफर कैसे होता है उस वाले केस में। गटेशन, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में लॉस होना फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स। कैसे? हमारी जो लीव्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? हाइडा। मैम ये स्टोमेटा नहीं है नहीं बेटा, इट अकर ड्यू टू रूट प्रेशर। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। अभी समझाऊंगी स्टोमेटा भी पूरा। तो गटेशन में क्वेश्चन आता है कि गटेशन किस पोर्स के थ्रू होता है? गटेशन अकर थ्रू हाइडाथोर्स एंड ड्यू टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से होता है। लिख लिया? Yes, ma'am. लास्ट स्लाइड दिखा ना। लास्ट स्लाइड यस मैम। देख लो। डन मैम। तो हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर हमने समझा कि एग्जैक्टली हमारा जो रूट है वो वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेगी। पहले अपने अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट बना लेगी, किसकी वजह से? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर प्रेशर लगेगा कि भाई अब आप एब्जॉर्ब हो, क्योंकि वाटर पोटेंशियल डाउन हो चुका है ना। फिर हमने गटेशन देखा, ट्रांसपायरेशन देखा। सेकंड थ्योरी आती है मेरे पास, ये एसेंट ऑफ सेप की।
मैम ग्लूटेशन से जो वाटर लॉस होता है और ट्रांसपीरेशन से जो वाटर लॉस होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस है? ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है लॉस, और ग्लूटेशन में? एक्सपेक्टेशन में ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म। ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा के थ्रू होता है, गटेशन में हाइडा छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू होता है। मैम आप मुझे लीव पर ये स्ट्रक्चर बना के बता दीजिए हाइड्रोजन का। हाइड्रोथोर का बेटा कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसको उससे देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। तो छोटे छोटे पोर्स है, होल्स, जो विजिबल नहीं होते नेकेड आई से। मैम ये रूट प्रेशर कैसे लगता है, मतलब इसका जो है रूट प्रेशर कैसे लगता है? हाउ रूट अप्लाई प्रेशर? देखो ना, रूट्स ने क्या किया, पहले मिनरल एब्जॉर्ब किया, मिनरल एब्जॉर्ब करके अपने अंदर वाटर पोटेंशियल डाउन कर लिया, तो वहां पे एक प्रेशर ग्रेडियंट बना या नहीं बना, कि रूट के अंदर वाटर मिनरल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, वाटर पोटेंशियल डाउन हो गया, बाहर का वाटर पोटेंशियल हाई है, तो एक प्रेशर जनरेट होगा वाटर के ऊपर, कि वाटर बाहर से सॉइल से रूट्स की साइड मूव करेगा। इसी को रूट प्रेशर थ्योरी बोलते हैं। ये बोलता है कि प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। मैम फिर इससे तो पानी बाहर सॉइल से रूट के अंदर आ गया, वो ऊपर की तरफ प्रेशर कैसे लगा रहा है? वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाया, वो सेकंड थ्योरी अभी आ रही है ना। पहली थ्योरी में हम लोगों ने सिर्फ ये समझा रूट के अंदर वाटर कैसे आया, अब सेकंड थ्योरी में हम ये समझेंगे कि रूट से वाटर ऊपर कैसे जाएगा। मैम इधर जब पानी आएगा तो सेल्फ टर्जिट नहीं होगी, टर्जर प्रेशर? नहीं, टर्जेंट नहीं होगी सर, मैम क्योंकि रूट क्यों? जब टर्जेंट कैसे हो जाएंगे आप खुद बताओ, क्योंकि रूट्स हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया, हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर। टर्जिट किस केस में होती है, जब वैक्यूल होता है सेंटर में, प्लांट सेल के पास वैक्यूल होता है, ये एंडोडर्मिस है, इन सबके पास वैक्यूल्स है, इनके एनाटॉमी वाले चैप्टर में देखना, जिस सेल के पास वैक्यूल होगा वही तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है, वैक्यूल वाला पार्ट करता है प्लांट सेल का। मैम गटेशन में मोनोकॉट में गटेशन होता है बट लेकिन डाइकॉट में नहीं होता। मोनोकोट्स में, डाइकोट्स में ना आपके पास वो होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन हो जाता है थ्रू वाटर। अभी उसका रीजन भी समझ में आएगा, देखो अब ये वाली थ्योरी पढ़ोगे ना, नेक्स्ट वाली थ्योरी, उससे समझ में आएगा कि वाटर ऊपर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर ट्रांसफर होते होते आपका गटेशन और ट्रांसपायरेशन कैसे हो रहा है। मैम पर गटेशन और ट्रांसपिरेशन तो अलग अलग टाइम पे होते हैं ना? अलग अलग टाइम पे होता है, अलग अलग प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन उनका रीजन सेम होता है होने का। नेक्स्ट थ्योरी है कोहेशन। दोनों चीजें हो सकती हैं। एक प्लांट के अंदर दोनों चीजें नहीं हो सकती बेटा। ओके। थ्योरी कोहेशन एंड टेंशन, ट्रांसपायरेशनल पुल मॉडल। अच्छा, आप लोगों में से आधे बच्चों ने तो ये चैप्टर मुझसे पढ़ा होगा ना, बिकॉज मैंने एक बैच में पढ़ा रखा था। वो वाले Yes, बच्चे ma'am. आप लोगों का रिवाइज हो रहा होगा अच्छे से। यस मैम। चलो देखो, कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपायरेशन, पुल थ्योरी। अब इसमें एक चीज देखना कि जो रूट प्रेशर हमने देखा था कि भाई वाटर को अपवर्ड मूव कराने के लिए दो चीजें, एक तो रूट प्रेशर चाहिएगा, एक ट्रांसपायरेशन पुल चाहिएगा। रूट प्रेशर मैंने आपको बताया, रूट प्रेशर जो होता है एक नीचे से पुश लगाता है वाटर को ऊपर भेजने के लिए, और ट्रांसपायरेशन ऊपर से पुल लगाएगा। अब आप खुद इमेजिन करो, जैसे कि सपोज कर लो कि सुहानी है, वो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी है, ग्राउंड फ्लोर पे तनिष्का खड़ी है। तनिष्का को सुहानी के पास कोई सब्सटेंस भेजना है, कोई लाइक कोई बैग या कोई बुक वगैरह देनी है या कुछ भी देनी है, तो क्या करेगी, सुहानी ऊपर से कोई रस्सी वगैरह डालेगी, या फिर ऐसे समझ लो कि कोई बड़ा सा स्टिक है, जैसे पेन है, ये इतना बड़े साइज का है कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जा सकता है। तो तनिष्का इसको नीचे से पुश लगाएगी ना, नीचे से उठा के ऊपर करेगी, फिर सुहानी इसको ऊपर से पुल लगा के खींचेगी ऐसे। करेगी, नीचे से पुश लगेगा, ऊपर से पुल लगेगा। सेम वाटर के साथ होता है, नीचे से जो रूट प्रेशर है वो एक पुश का काम करता है, और जो हमारा लीव्स के अंदर ट्रांसपायरेशन चल रहा है वो एक पुल का काम कर रहा है, क्योंकि वहां से देखो
रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, नीचे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया नहीं हो गया? लीव ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस करे जा रहे हैं, वहां पे वाटर की कॉन्टिन्यूसली कमी होती जा रही है, तो नीचे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लो कॉन्सेंट्रेशन, नीचे से पुश लग रहा है ऊपर से पुल लग रहा है, यस मैम। हो रहा है नहीं हो रहा है पुश एंड पुल वाला थ्योरी? इसी को हम बोलते हैं कोहेशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल। अब लिखो इसके बारे में, ये थ्योरी किसके थ्रू दी गई थी? बाय डिक्सन साइंटिस्ट के, तो इनका पूरा नाम था डिक्सन जोली। यहाँ पे हम 4 टर्म्स समझेंगे। फर्स्ट वन हेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन, इसको लिख लो कैपलर रिएक्शन। एक चीज समझना, लेट्स सपोज एक एक इंसान है, डायग्राम बना के बताओ। एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ पे बहुत सारे लोग लटके हुए हैं, एक ये इंडिविजुअल लटका हुआ है ऐसे, इसका पैर पकड़ के दूसरे वाला इंडिविजुअल लटका हुआ है, फिर इसी का पैर पकड़ के दूसरे वाला इंडिविजुअल लटका हुआ है, इसी का पैर पकड़ के दूसरे वाला लटका हुआ है, इसका पैर पकड़ के दूसरे वाला लटका हुआ है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 इंडिविजुअल है। फर्स्ट वाले पे तो इतना सारा भारी पड़ा वो गिरेगा नहीं। वही तो समझा रहे हो ना, देखो अगर जो सबसे ऊपर वाला है उसका हाथ छूट गया, सारे गिरेंगे? मैम सीधा ऊपर जाएंगे। गिरेंगे ना। अब ये जो नीचे वाले हैं भाई, अब कब तक भरोसे रहे वो सबसे ऊपर वाले, बिकॉज उससे नीचे इतने सारे लटके हुए हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रेशर तो बन ही रहा होगा बहुत ज्यादा, तो ये नीचे वाले अपनी सेफ्टी के लिए क्या करें? पहली सेफ्टी तो इन्होंने क्या की हुई है, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, लेकिन एक दूसरे के भरोसे कब तक रहेंगे भाई? नहीं रह सकते ना भरोसे, खुद से भी करना पड़ेगा। क्या करें? को पकड़ लेंगे। हाँ, ये क्या करेंगे, ये जो पहाड़ है ना इसको भी पकड़ लेंगे यहाँ से, इसने यहाँ से पकड़ लिया, इसने ये पकड़ लिया, इसने ये पकड़ लिया, इसने ये पकड़ लिया। अगर बाय चांस इस वाले का हाथ छूटा यहाँ से, तो ये पहाड़ के थ्रू लटका रहेगा, इसका हाथ छूटा ये थ्रू लटका रहेगा, इसके नीचे वाले भी बेचारे बचे रहेंगे कुछ टाइम तक। तो ये ही चलता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये अब इन इंसानों को वाटर मॉलिक्यूल समझना, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अटैच रहता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है दूसरा उससे अटैच है, अब ये एक दूसरे से तो अटैच है ही, इसको बोलेंगे कोहेशन। जैसे एक दूसरे के पैर पकड़ के लटके हुए थे ना, दिस इज कोहेशन। और एडहेशन का मतलब है सरफेस, पहाड़ के सरफेस से भी एडहेस हो गए। तो अब वाटर के केस में क्या होंगे, वाटर जो जाइलम की वेसल्स होती है ना, उन वेसल्स से भी अटैच होके चलेंगे, कि भाई बाय चांस ऊपर वाले का हाथ छूटा तो हम सारे के सारे नीचे। यस यस मैम। कोहेशन का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज कोहेशन? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। यस मैम। attractive force between two water molecules। और adhesion का मतलब Attraction between the molecules and attraction between water molecule and xylem vessels। xylem wall, वॉल से भी अटैच रहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। और सरफेस टेंशन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में एक सरफेस टेंशन क्रिएट होगी, जो कि एक इनवर्ड अट्रैक्शन होता है, अपने आप को इस सरफेस से अटैच करके रखेंगे, ये सरफेस को पकड़ के रखेंगे, सरफेस को अटैच करके रखेंगे। कैपिलरी एक्शन, अब कैपिलरी एक्शन का एग्जांपल बताते। हाँ मैम सरफेस टेंशन का नहीं समझ आया मैम, बात तो वही लग रही है अधेशन वाली। हाँ, एडहेशन वाली ही है बेटा, ये एडहेशन वाली है ये एग्जैक्टली।
सरफेस के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होगा, तो एक इनवर्ड अट्रैक्शन लगाएगा, अपनी साइड खींच के रखेगा सब्सटेंसेस को। ओके मैम। टेंशन तो तभी लगती है ना जब रोक होती है, टेंशन कब क्रिएट होता है? रोक की केस में, इसकी वजह से रोक। लो टेम्परेचर। हो सकता है। ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें ना कुछ एग्जांपल्स याद नहीं आ रहे मेरे को। कैवली रिएक्शन का बड़ा मस्त एग्जांपल है, देखो। एक ये हमारे पास जूस है, कौन सा जूस पसंद है आप लोगों को? एप्पल, ऑरेंज, ऑरेंज। मैंगो मैम। एक ऑरेंज जूस है, एक स्ट्रॉबेरी जूस है। ऑरेंज जूस को पीने के लिए मैंने आपको एक पतला सा स्ट्रो दे दिया, इजीली इसको सक करके पी लोगे ऑरेंज जूस को। स्ट्रॉबेरी जूस पीने के लिए मैंने आपको एक बहुत मोटा सा स्ट्रो दे दिया, क्या यहाँ से जूस पी पाओगे? नो नो मैम, नो मैम। मोटा एक ग्लास होता है, इससे बढ़िया से ट्राई करेंगे सो ट्राई करना आज, ट्राई करके देखना। कोई बहुत मोटा सा स्ट्रो, वैसे तो अवेलेबल ही नहीं होते इतने मोटे मोटे स्ट्रो, होते ना घर में पाइप्स होता है बहुत मोटे वाले साइज के, उस पाइप को काट लेना, उससे सक करके देखना वाटर हो पाएगा क्या। मैम पीछे थप्पड़ आएगा मम्मी का। मैम मेरे ऑरेंज जूस में तो पतला वाला पाइप है, मैं तो पी लूंगी आराम से। मैम सब हो जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा पुल लगाना पड़ेगा ना, ऊपर से पीने के लिए पुल लगाते ना, तो हमें यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल लगाना है। तो भाई अगर हमें पुल ज्यादा क्रिएट करना है, तो हमें जो ये इजाइलम वेसल्स है, ये सारी है, इनको नैरो बनाना पड़ेगा ना। यस यस मैम। तो क्या इसी को तो कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं। कैपिलरी रिएक्शन का मतलब हुआ नैरो द डायमीटर। नैरो द डायमीटर, इजी टू पुल। यस बस अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, कोहेशन एडहेशन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो, कि व्हाट इज कोहेशन, व्हाट इज एडहेशन। एडहेशन से याद रखना, एडहेज होना, किसी से चिपक जाना सरफेस से, ऐसे याद रखना। क्लियर? यस मैम। आ जाओ आगे, लिख लिया इसको, लिख लिया ना? तो भाई यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। फिर आ जाओ आगे, स्टोमेटा पे आ जाओ। हमने बोला है कि भाई ट्रांसपायरेशन होना जरूरी है, अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो क्या ऊपर से पुल लग पाएगा? फिर नो मैम। नहीं लग पाएगा ना। ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। जरा स्टोमेटा को रिकैप कर दो, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है क्या? इनर वॉल थिक होती है, गार्ड सेल्स में से रेडियली अरेंज क्या होता है? सेल्यूलोज फाइबर्स। और गार्ड सेल्स के बाहर सबसिडरी सेल्स। लेबलिंग करो जल्दी से इसका। थिन वॉल गार्ड सेल की, और ये थिक वॉल किसकी? गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है? ओपनिंग क्लोजिंग। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। ये हमारे पास रेडियली अरेंज क्या है? सेल्यूलर फाइबर्स। सेल्यूलोज फाइबर्स प्रेजेंट है। और ये बाहर सब्सिडरी सेल। सबसिडरी सेल्स। सबसिडरी सेल। अब ये डायग्राम मैंने आपको बनवा दिया, अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि एग्जैक्टली व्हाट जो गार्ड सेल्स है,
इन गार्ड सेल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता कौन है? अच्छा वो बताओ मेरे को, मोनोकोट में गार्ड सेल्स की शेप और डाइकोट में गार्ड सेल्स की शेप। मैम मोनोकोट में डबल शेप और डाइकोट में बीन शेप। याद कैसे रखते हो उसको? याद कैसे हम रखते ये याद है। याद ऐसे रखना भाई, मोनोकोट है हमेशा हम क्या मान के चलते हैं, मोनोकोट छोटे वाले प्लांट्स, डाइकोट बड़े वाले। तो भाई जो छोटा होता है, साइज में छोटा होता है, जीरो फिगर होता है, उसी को तो जरूरत है ना जिम जाके डंबल्स उठाने की। जैसे आप एनाटॉमी वाले चैप्टर में याद कराया था, जिम लेग वेसल्स, जिम में डंबल्स होते हैं वेसल्स नहीं होते। ऐसे ट्रिक्स बना के याद करोगे ना तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ट्राई किया करो, जितना भी डेटा है सारा ट्रिक से याद किया करो, भूलोगे ही नहीं कभी। अब इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट कैसे करता है ये गार्ड सेल, हमें ये समझना है। इसके पीछे एक थ्योरी है विच इज नोन एज पोटेशियम मैलेट थ्योरी। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? मैम के प्लस होता है। अब एक चीज ध्यान से समझना है यहाँ पे, ये मेरे पास लेट्स सपोज गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, और ये गार्ड सेल्स के पास है सब्सिडरी सेल्स। ये होता है ना। अब क्या होता है, हमने देखा है कि भाई गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। अब इनके पास अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगी, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनवाएंगी। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ग्लूकोज? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च की फॉर्म में। कैसे बनता है ये? बाय फोटोसिंथेसिस। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी 11th क्लास वाले बच्चों को आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी आगे वाले जब चैप्टर पढ़ा दूंगे रेस्पिरेशन प्लांट फोटोसिंथेसिस, तब ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ समझ लो उस चीज को, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो स्टार्च होता है ना, इस स्टार्च को मतलब ये नेचुरली प्रोसेस है, ये स्टार्च यहाँ पे कन्वर्ट होता है पेप के अंदर। व्हाट इज पेप? फोस्फोइनोल पाइरुवेट, रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। ये पेप कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड। अब तक मैंने रेस्पिरेशन प्लांट किसी बैच में नहीं पढ़ाया ना, मैलिक एसिड। अब ये एसिड है, एसिड का काम होता है अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस रिलीज करना। मैलिक ने अपने अंदर से, यहां से एग्जैक्टली प्रोसेस याद रखना है आपको कि भाई जो गार्ड सेल्स होती है ना, गार्ड सेल्स के अंदर मैलिक एसिड बनता है, ये याद रखना है। एसिड है, हाइड्रोजन आयन से रिलीज करेगा, तो इस अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैलेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैलेट आयन क्या होता है कि आपकी जो गार्ड सेल्स होती है ना, इन गार्ड सेल्स के अंदर छोटे छोटे पंप्स होते हैं, जिन पंप्स के थ्रू क्या होता है, पोटेशियम अंदर एंटर होता है और ये जो एच पॉजिटिव है ये बाहर जाते रहता है। पोटेशियम अंदर आता रहता है और एच पॉजिटिव बाहर जाता रहता है। ये पोटेशियम मैलेट आयन के साथ कन्वर्ट करके क्या बना लेगा? पोटेशियम मैलेट बना लेगा। यस मैम। सॉल्ट है पोटेशियम मैलेट, मैलेट आयन नेगेटिव, के पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर एक सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बना, अब आप खुद देखो गार्ड सेल्स के अंदर एक सॉल्ट बन रहा है, वाटर पोटेंशियल डाउन होगा या हाई होगा? डाउन होगा मैम। डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से जो गार्ड सेल है उनका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। इन द सेम टाइम इनका वाटर पोटेंशियल हाई होता है सब्सिडरी सेल्स का।
सब्सिडरी सेल्स का वाटर पोटेंशियल हाई होगा क्योंकि उनके पास वाटर ज्यादा होगा। जाइलम से वाटर आके पहले सब्सिडरी सेल को मिलेगा, फिर गार्ड सेल को मिलेगा। अब वाटर कहाँ से कहाँ एंटर होगा? वाटर गार्ड सेल्स के अंदर आएगा। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आएगा तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगी। स्वेल होंगी तो टिश्यू बनेगी, मतलब टर्जिड बनेगी, और टर्जिड बनेगी तो स्टोमेटा ओपन। अगर सिंपल सा याद रखना चाहो तो ये याद रख लेना कि भाई स्टोमेटा की ओपनिंग कैसे होती है। स्टोमेटा की ओपनिंग होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैलेट आयन। पोटेशियम मैलेट आयन क्या कर रहा है? वाटर पोटेंशियल डाउन करा रहा है, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट हो रहा है। वाटर मूव करेगा गार्ड सेल के अंदर, वो स्वेल हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। मैक्सिममली स्टोमेटा दिन के टाइम में ओपन रहता है और रात के टाइम में बैटरी डाउन हो गई है ना। समझ नहीं आया क्या प्रोसेस? ये बताओ पहले। मैम आ गया। आगे ना? मैम एक बार थोड़ा मैम आपने क्या बोला अभी? याद सिर्फ मैलेट आयन से रखना, पोटेशियम मैलेट। या फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? पोटेशियम मैलेट थ्योरी। पोटेशियम मैलेट बनता है, वाटर पोटेंशियल डाउन होता है, वाटर की एंट्री होती है। या फिर स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब गार्ड सेल टर्जिड होते हैं, फ्लैशिड होते हैं। कैसे होता है? स्टोमेटा ओपन होता है जब गार्ड सेल टर्जिड होता है। स्टोमेटा क्लोज कब होगा? स्टोमेटा क्लोज तब होगा जब गार्ड सेल्स के अंदर मैलेट आयन नहीं बनेगा, मतलब पोटेशियम मैलेट। अब एक चीज देखो, जब तक मैलेट आयन था वाटर पोटेंशियल डाउन नहीं हुआ। वाटर पोटेंशियल डाउन किसकी वजह से हुआ? इस पोटेशियम की वजह से ना। अगर स्टोमेटा के अंदर हम लोग इस पोटेशियम की एंट्री को रोक दें, पोटेशियम आएगा नहीं, मैलेट के साथ कंबाइन नहीं होगा, पोटेशियम मैलेट आयन नहीं बनेगा, सॉल्ट नहीं बनेगा, वाटर पोटेंशियल हाई रहेगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा। बस। तो जब स्टोमेटा ओपन कराना है गार्ड सेल को टर्जिड बना दो, और जब स्टोमेटा क्लोज कराना है गार्ड सेल्स को श्रिंक करा दो। श्रिंक या फिर सनकन स्टोमेटा जिसको हम बोल देते हैं। मैम ये पोटेशियम पंप वो बंद कैसे करेंगे? ये पोटेशियम पंप हो जाता है बंद। एक आयन, एक एसिड होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो रात में बनता है जनरली, वो एब्सिसिक एसिड इस पोटेशियम आयन की एंट्री को इनहिबिट करता है। अगर एब्सिसिक एसिड है तो कभी भी पोटेशियम एंट्री नहीं देगा, और इससे ज्यादा डिटेल क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। मैम श्रिंक मतलब फ्लैसिड ना? फ्लैशिड, फ्लैशिड क्या बताया था? नहीं तो एंट्री ले रहा है वाटर, नहीं बाहर जा रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको फ्लैशिड बोलते हैं। फ्लैशिड नो चेंज। श्रिंक वाले को प्लाज्मोलाइज्ड या फिर सनकन, स्टोमेटा के केस में सनकन यूज कर लेते हैं बेटा, सनकन या फिर श्रिंक। ओके मैम। सनकन स्टोमेटा। तब स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज। यस मैम। बस ना। नेक्स्ट लिखो। अभी मैंने आपको ट्रांसपायरेशन बताया। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? Loss of water in form of water vapor. इन द फॉर्म ऑफ वाटर Water ड्रॉप। एक इसको बोलते हैं दिस इज अ नेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल, एविल का मतलब होता है खतरनाक चीज। और नेसेसरी क्यों है भाई? ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन पुल नहीं लगेगा, है ना? वाटर ट्रांसफर नहीं होगा। जरूरी भी है ये,
और वाटर को लॉस भी करा रहे हैं भाई, हम तो इतनी मेहनत कर करके वो पानी ऊपर चढ़वा रहे हैं और वो बेचारा वहां से लॉस होता जा रहा है। लेकिन वो लॉस होना भी जरूरी है, अगर लॉस नहीं होगा तो वाटर ऊपर ट्रांसफर कैसे होगा? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नेसेसरी एवल। कौन से फैक्टर्स है जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट कर सकता है? मैम टेम्परेचर। ऐसे लिख लो, देखो इसको याद रहेगा हमेशा। ट्रांसपायरेशन is directly proportional to temperature, directly proportional to wind, directly proportional to water in soil। जितना ज्यादा सॉइल के अंदर वाटर होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, उतना ही ज्यादा ऊपर ट्रांसफर होगा, उतना ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। क्यों भाई? बाहर ऑलरेडी ह्यूमिड है नेचर, बाहर पानी ज्यादा है ऑलरेडी, तो फिर क्यों हमारी लीफ वाटर ट्रांसपायरेशन करेगी? बाहर ज्यादा नहीं, तो नहीं करेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमिडिटी के लिए होता है। ये सारे कैसे फैक्टर्स हो गए? एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए ना। यस मैम। और अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ का सरफेस एरिया कम करा दो, कर्लिंग करा दो लीफ की, नहीं होगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का कम करा दो, ट्रांसपायरेशन। कैनोपी स्ट्रक्चर बदल दो। कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब होता है लीफ की ओरिएंटेशन कैसी है। मैम आपने कैनोपी बोला या कैपोनी? कैनो, स्पेलिंग गलत लिख दिया, दिस इज कैनोपी। तब बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना, जो मैम बोल रही है और जो लिख रही है उस पर भी। वेरी नाइस। करो जल्दी जल्दी से। डन मैम। मैम आपने कैनोपी स्ट्रक्चर क्या बताया? कैनोपिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, लीफ के अंदर स्टोमेटास का ओरिएंटेशन, या फिर लीफ के अंदर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन भी देखते हैं। 3D में देखते हैं कैनोपी स्ट्रक्चर को मोस्टली। ओके मैम। चलो, अब नेक्स्ट चीज आती है एंटी ट्रांसपायरेंट्स क्या क्या होता है मेरे पास। मैम एक बार स्लाइड पे ज्यादा पीछे वाली। यहीं पे लिख देती हूँ, चलो साइड। एंटी ट्रांसपायरेंट का मतलब क्या होगा? जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रोकेंगे। अभी एक एंटी ट्रांसपायरेंट का नाम भी बताया था, पोटेशियम की एंट्री को कौन रोक रहा था? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। तो पहला तो हमारे पास क्या हो गया? एब्सिसिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। एक होता है मेरे पास PMA, PMA की फुल फॉर्म फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ये दो याद रखना। और अगर हमें ट्रांसपायरेशन को मीजर करना है कि किस प्लांट के अंदर कितना ट्रांसपायरेशन हो रहा है, डिवाइस होती है फोटोमीटर। मैम एक बार ये बता दो इसको नेसेसरी इविल क्यों बोलते हैं? क्या जस्सी? मैम एक बार ये बता दो इसको नेसेसरी इविल क्यों बोलते हैं? इविल का मतलब समझते हो? खतरनाक चीज ना। अब खतरनाक क्यों है भाई? हमारा वाटर लॉस करा रही है ये। और नेसेसरी क्यों है? अगर तो पुल कैसे लगेगा फिर? ट्रांसपायरेशन पुल, कुछ सोचो। नीचे से वाटर नीचे ज्यादा है, ऊपर वाटर की कमी होनी चाहिए ना, ट्रांसपायरेशन पुल तभी लगेगा।
तो ट्रांसपायरेशन इसलिए नेसेसरी है। बोला मैम खत्म चैप्टर, नहीं बेटा खत्म नहीं हुआ अभी। कितना रह रहा है? कितना रह रहा है? एनसीईआरटी है खोल रखी है आप लोगों ने अपनी? वैसे हो जाएगा। अगर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास कब से है? 8:30 से है ना? 20 मिनट और दे दो मेरे को। देखिए चलो फिर छोटा सा ही रह रहा है। हाँ वो छोटा सा रह रहा है, बस वो फ्लोएम वाला रह रहा है। आ रहा होगा। अब देखो सिंपल चीज है, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, रीमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल आयंस। मिनरल्स आयंस का रीमोबिलाइजेशन। रीमोबिलाइजेशन, मोबाइल का मतलब समझते हो? वो फोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट चलना। जो अपनी खाना नहीं खाना है, जैसे क्लास लेते लेते खाना खा सकते हो। लिखो मत अभी, अभी डिनर कर लो जिसको करना है। मोबाइल का मतलब होता है चलना, और रीमोबिलाइज वापस से उसको चलवाना, कि भाई कोई शांत बैठ गया उसको वापस से चलवा रहा है। तो अब क्या होता है ना, देखो हमने क्या करा था, सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब कराने से पहले मिनरल आयंस एब्जॉर्ब कराए थे एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, कराए थे ना एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अब क्या होता है, लेट सपोज मेरी एक लीफ है, ये प्लांट है, एक लीफ ये है, एक लीफ ये है। ये जो लीफ है ना मेरी, ये ओल्ड हो चुकी है, दिस वन इज यंग। अब इस यंग लीफ के पास, ओल्ड लीफ के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब ये ओल्ड लीफ तो किस में जाएगी, अब सेनेसेंस में जाएगी। लीफ पे गिर जाएगी तो सारे मिनरल्स भी मेरे वेस्ट हो जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे सारे। तो अब मेरे को क्या कराना है भाई, मैं चाहती हूँ कि ये जो मिनरल्स है ना, ये मिनरल्स ओल्ड से कहाँ ट्रांसफर हो जाए, यंग में। तो इसका मतलब जो मिनरल आयंस है, मिनरल आयन बाई डायरेक्शनल दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे ट्रांसपोर्ट? यस मैम वाटर यूनिडायरेक्शनल कर रहा है, लेकिन मिनरल्स धोखा दे रहे हैं, जाइलम के साथ तो थे लेकिन ये बाई डायरेक्शनल दिखा रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ओल्ड से लीफ तक क्या कराना है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना है। तो किसके थ्रू कराएंगे, फ्लोएम के थ्रू कराएंगे, क्योंकि भाई जाइलम तो नहीं करेगा। किसके थ्रू, थ्रू फ्लोएम। ठीक है। अब एलिमेंट का नाम डायरेक्टली हम लोगों को याद रखना पड़ता है, कौन से एलिमेंट होंगे जो ओल्ड से यंग में चले जाएंगे, मोबाइल, और जो नहीं जाएंगे उनको बोल देंगे नॉन मोबाइल। तो बोल देंगे कि भाई हम तो नहीं जाने वाले, कुछ भी कर लो तुम। मोबाइल वाले होंगे एनपीके, एनपीके, और नॉन मोबाइल काश। कैल्शियम और सल्फर। क्या बता, पीके काश, कैल्शियम सल्फर, हाइड्रोजन फॉस्फोरस। तो इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना, लिख लो जल्दी से। डन मैम 2 मिनट। लिख लो, no worries, अभी तो छोटा सा ही रह गया। हो गया। लिखते हैं, अब तक हमने पढ़ा जाइलम कैसे ट्रांसफर कर रहा है, अब पढ़ेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम कैसे, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड एंड मिनरल्स। फूड का करेगा, मिनरल्स का करेगा, हॉर्मोन्स का करेगा, और बाकी जितने भी सॉल्युबल
शुगर्स हैं, उन सब का करेगा, करेगा या नहीं? Yes, ma'am. बोलते हैं हमारा, दिस इज नोन एज फूड ट्रांसलोकेशन का ट्रांसलोकेशन हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, देखो फ्लोएम में मेरे को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कराना है, लीफ से अदर पार्ट्स ट्रांसफर कराना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लीफ के अंदर ही तो फूड बनेगा। तो लीफ क्या हो गया मेरे पास, जहां पे फूड बन रहा है लीफ इज द सोर्स, और बाकी दूसरे पार्ट ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जो सोर्स और सिंक है ना, ये फिक्स नहीं होते, सीजनली चेंज होता है। क्यों सीजनली चेंज होता है? देखो अगर मेरे पास अभी मौसम चल रहा है स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, पतझड़ ना, लीफ तो नहीं होती प्लांट्स के ऊपर। अब लीफ नहीं है तो वहां पे सोर्स की तरह कौन काम करेगा, रूट्स काम करेंगी। भाई लीफ फॉलिंग हो जाता है स्प्रिंग सीजन में, और समर्स में सोर्स का काम कौन करेगा, लीफ करेंगी। तो मतलब लीफ से, रूट से अदर पार्ट्स में जाएगा, यहाँ पे लीफ से अदर पार्ट में जाएगा। तो सीजनली सोर्स वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है। लक्ष्य स्टेम के पास फूड कहाँ से आएगा, क्या वो फोटोसिंथेसिस कराता है, नहीं कराता। अब आप बोलेंगे मैम फोटोसिंथेसिस को रूट भी नहीं करवाता, लेकिन रूट के पास फूड स्टोर रह जाता है, स्टोर करके रख लेती है वो कि भाई जब जरूरत पड़ेगी हम लाके दे देंगे तुमको। अब देखते हैं कि ये सोर्स और सिंक में मैकेनिज्म कैसे चलता है। ये लिख लिया सबने? Yes, ma'am. अब जरा ध्यान से समझो। ये लीफ है, एनाटॉमी वाला चैप्टर आपको याद होना चाहिए। एनाटॉमी वाला चैप्टर, मैम स्टेम भी तो रख सकते हैं ना खाना, नहीं बेटा स्टेम नहीं रखते, स्टेम फूड को स्टोर करके नहीं रख पाते। लीफ के अंदर फूड बना है, ठीक है, वो फूड कन्वर्ट हो जाता है किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। अब आप बोलोगे मैम सुक्रोज की फॉर्म में क्यों करा, बिकॉज सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ना, Yes, ma'am. नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, जिसके लिए वजह से इसका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, इजीली रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है, इसलिए सुक्रोज की फॉर्म में कराएंगे। हमने फूड बनवा दिया। अब हमने पढ़ा है एनाटॉमी चैप्टर में फ्लोएम के अंदर 4 एलिमेंट्स होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो सीव ट्यूब्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स, ड्रॉपर वालों को आज ही पढ़ाया था। सीव ट्यूब Yes, ऐसे ma'am. वेसल्स की फॉर्म में होता है, ऐसे परफोरेटेड मेम्ब्रेन होती है उनकी, बताया था ना। और इन्हीं से अटैच कंपेनियन सेल्स होते हैं। क्यों कंपेनियन सेल्स अटैच रहते हैं, बिकॉज सीव ट्यूब्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता ना, कंपेनियन सेल्स इनकी सिस्टर की तरह वर्क करता है। इनके अंदर एक प्रेशर ग्रेडियंट लिखा था ना, एग्जैक्टली लाइन वहां पे, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करती है। प्रॉपर वाले बाकी 11th वाले बच्चों को भी याद होना चाहिए, चैप्टर मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को। तो अब क्या होगा, ये सुक्रोज यहां से निकल के पहले किसके पास आएगा, कंपेनियन सेल्स के पास आएगा, फिर कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब्स के पास आएगा। अब जहां पे भाई हमारे पास फ्लोएम है, वहीं पे जाइलम भी होगा ही होगा, क्योंकि जाइलम क्या कर रहा होगा, जाइलम नीचे से वाटर लेके आया होगा, वो वाटर लेके आया होगा ना। अब यहाँ पे मेरे पास सुक्रोज है, सुक्रोज है तो इसका वाटर पोटेंशियल डाउन होगा, और इसके पास वाटर है ज्यादा, इसका वाटर पोटेंशियल हाई होगा। हाई होगा। तो अब यहाँ पे ये जो वाटर है, ये अपना वाटर किसको दे देगा, सीव ट्यूब्स को।
अब यहाँ से इसने वाटर ट्रांसफर किया, वाटर ट्रांसफर करने के बाद इसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो गया। अब जैसे ही इसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो, तो क्या होगा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में अपना ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके पास, रूट्स के अंदर। क्योंकि एक चीज याद रखना, रूट से अटैच्ड होती है ये जाइलम्स। जाइलम ने जैसे ही वाटर दिया, अब ये सीव ट्यूब्स जाइलम के पास नहीं जाएगा, मतलब सीव ट्यूब से सुक्रोज जाइलम के पास नहीं जाएगा, डायरेक्टली किसके पास जाएगा, हमारी रूट्स के अंदर। क्या है, जो कॉम्पेनियन सेल्स है। ऐसे यहाँ पे रूट्स के अंदर सीव ट्यूब्स बना लो और ये कंपेनियन सेल्स बना लो। तो यहाँ से ट्रांसफर होके सीव ट्यूब, देन कंपेनियन सेल्स, और देन किसके पास, कुछ डिफिकल्ट है यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है, वो है टर्गर प्रेशर। क्योंकि नेक्स्ट चीज वही कि आप लोगों के एग्जाम्स में तो आने वाले, मतलब नीट में आएगा, वैसे स्कूल एग्जाम्स में तो आएगा नहीं कि आप लोगों से पूरा स्टेप बाय स्टेप ये लिखवाएंगे प्रोसेस। सिर्फ हम लोगों को मैम एक बार और समझा दीजिए। टर्गर प्रेशर से याद रखना कि हमारे पास जो लीफ की सीव ट्यूब्स है, इसके अंदर जैसे ही सुक्रोज आके इकट्ठा हुआ, इसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया, इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, और यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो है, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज नहीं है। और सुक्रोज का मूवमेंट हमेशा कहाँ से क्या होगा, हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर होगा। जैसे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होता है, ऐसे यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर में होगा। इसका एक और रीजन समझ लो भाई, यहाँ पे वाटर की कमी है, सुक्रोज ज्यादा है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, रूट्स के अंदर सुक्रोज कम है, तो ये अपोजिट ट्रांसफर दिखाना शुरू कर दे कि भाई तुम वाटर ले लो और मेरे को सुक्रोज दे दो। सुहानी ने पूछा मैम पतझड़ के मौसम, पतझड़ के मौसम में ऐसा क्या होता है जो लीफ फॉल होते हैं, बिकॉज इतना वेस्ट प्रोडक्ट तो बेटा पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पतझड़ के मौसम में ना जनरली फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, तो हमारे बेचारे लीफ डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, इसलिए लीफ फॉल होता है। फोटोसिंथेसिस का रेट कम क्यों हो जाता है? लीव्स आती है क्या, फोटोसिंथेसिस का रेट कम क्यों हो जाता है? फोटोसिंथेसिस पतझड़ किस मौसम में आता है, विंटर्स में ना, Yes, धूप निकलती है विंटर्स में, कम। No, ma'am. तो फिर और सनलाइट नहीं होगी तो कैसे फोटोसिंथेसिस होगा। तो सिंपली इस प्रोसेस में याद रखना है, टर्गर प्रेशर कहाँ से कहाँ मूवमेंट हुआ, हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर मूवमेंट हुआ। सिंपली क्या हुआ, पहले सुक्रोज बना, सुक्रोज फूड जो है सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज से कहाँ, कंपेनियन सेल्स में, देन सीव ट्यूब में। जैसे सीव ट्यूब के अंदर सुक्रोज आया, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ गया, रूट के पास टर्गर प्रेशर कम था, बाकी जो दूसरी सेल्स थी हाई टर्गर प्रेशर से लोअर टर्गर प्रेशर, सुक्रोज का मूवमेंट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन प्रोसेस वी हैव गिडलिंग एक्सपेरिमेंट, कि भाई हमने ये मैकेनिज्म तो बता दिया, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे ना, वो एग्री नहीं कर रहे थे इससे, कि हमको तो प्रूफ करके दो कि जो ये फूड का ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम ही करता है। तो गिडलिंग एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, मेल्फीजी साइंटिस्ट ने ये दिया था। इन्होंने क्या किया था, इट इज डन, क्या प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव दैट is translocated through phloem, not कि भाई जो फूड होता है वो ट्रांसलोकेट फ्लोएम के थ्रू ही होता है, जाइलम के थ्रू नहीं होता। इन्होंने क्या किया, इसको गिडलिंग रिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास एक स्टेम है, क्या, अब मैंने आपको बोला कि भाई स्टेम के अंदर क्या होता है, जैसे ये मेरे पास पेनियन सेल है, यहीं पे मेरे पास जाइलम भी है,
होगा या नहीं होगा? सब पास पास ही होता है। अब क्या किया हमने, चाकू लेके, नाइफ लेके यहाँ से एक रिंग काट दिया ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे कट कर दिया। अब क्या होगा, ऊपर लीफ है, लगा दिया। अब कट लगाने की वजह से फूड नीचे नहीं जा पाएगा ना, Yes, ma'am. ये भी इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या देखा गया इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कि भाई यहाँ पे ना ये जो स्ट्रक्चर थी बहुत ज्यादा स्वेल हो गई, फूल गई बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फूल गई। ये इसलिए माना गया कि भाई यहाँ से क्या किया हमने, फ्लोएम को कट किया, फूल गई क्योंकि फूड आके इकट्ठा हो गया। तो बता दिया था इन्होंने कि भाई फ्लोएम के थ्रू फूड ट्रांसलोकेट होता है, ना कि जाइलम के थ्रू होता है। और अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो सबसे पहले लीफ की डेथ होगी या रूट की डेथ होगी? क्योंकि Root की. रूट की डेथ पहले होगी, देन लीफ की डेथ होगी। रूट डाइज कोई डाउट है? यस मैम। मैम बाद में कैसे हो रही है उसकी डेथ? क्या मैम बाद में रूट की डेथ कैसे हो रही है? रूट की मैम डेथ उसमें पहले फूड होगी, नहीं जा पा रहा। क्योंकि रूट तक फूड नहीं जा पा रहा है, बिना फूड के कैसे हाँ सरवाइव मैम, करेगा? जैसे अभी बताया था कि भाई पानी के साथ थोड़े ना जिंदा रह सकता है, सिर्फ खाना तो चाहिए ही चाहिए। मैम। मैम जैसे एलोवेरा का प्लांट होता है, उसके अंदर वो जल जल होता है, तो मैम उसका उसमें ना उसका वो जाइलम फ्लूइड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन। जो जेल वाला पार्ट होता है उसका सेप बोला जाता है, वो सेप होता है उसका। वाटर सेप इज इक्वल्स टू वाटर प्लस मिनरल्स। उसी में उसका जाइलम फ्लूइड होता है ना। उसके जेल के अंदर नहीं मिलता है जाइलम और फ्लोएम उसका, जो उसका जो बाहर वाला वो हार्ड हार्ड सी वो होती है ना, ग्रीन ग्रीन पार्ट, आप तो देखते हो बहुत उसको पील करते हैं, उसमें मिलेगा आपको जाइलम और फ्लोएम उसका। मैम गार्डनिंग क्या होता है? क्या बेटा? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग का मतलब होता है रिंग, एक रिंग काट दिया गया, ऐसे एक रिंग बना दिया गया। हाँ जी लक्ष्य, चैप्टर खत्म। इस संडे में ये चैप्टर आएगा, इसी वीक पढ़ा है, तो इसमें अच्छे अच्छे मार्क्स आने चाहिए फिर तो आप लोगों के इस चैप्टर में से। हम्म यस। अब मैम हाँ बेटा, मैम आपने बोला था गटेशन वाला स्टेप जो था वो मोनोकॉट में होता है, बट लेकिन डाइकोट प्लांट में नहीं होता। बेटा गटेशन ना डिपेंड करेगा जिसके अंदर हाइडाथोट्स है, मैक्सिममली मोनोकोट्स के अंदर ही होता है, क्योंकि हाइडाथोट्स अब तक मोनोकोट में ही देखे गए हैं। और डाइकोट प्लांट में? डाइकोट में ट्रांसपायरेशन होगा। मैम पता है लास्ट टेस्ट में पता नहीं कैसे सारे बायो के क्वेश्चन सही गए थे। लास्ट टेस्ट कौन से वाले से हुआ था? सेल साइकिल सेल डिवीजन से हुआ था ना? फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आया था। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट